हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो हमने बनाया था वैल्यूएशन सीरीज पे, ये उसी का कंटिन्यू रहेगा और यहाँ पे हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे कि व्हाई इन्वेस्टिंग इज इजियर कंपेयर टू ट्रेडिंग फॉर समबडी हु नोज बेसिक फाइनेंस। ट्रेडिंग में 90% पीपल डोंट मेक मनी एंड इवन इन द 10% हु आर प्रॉफिटेबल, टॉप 2 to 3% विल मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। गुड मनी से क्या मतलब है कि जैसे अगर ट्रेडिंग में बात की जाए तो चार्जेस बहुत लगते हैं आपको। एक्सचेंज ट्रेडेड चार्ज देना पड़ेगा, सेबी चार्ज देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। और अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग कर रहे हो उससे आपको स्लीपेजेस भी आते हैं। इन्वेस्टिंग इसलिए फेवर्ड होता है क्योंकि आपका जितना फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज या जितने कम आप डिसीजन लेते हो उतना ज्यादा पैसा बनता है। एंड चार्ली मुंगे यूज्ड टू सेड बिग मनी इज नॉट इन बाइंग एंड सेलिंग, इट इज ऑलवेज सिटिंग टाइट विद द गुड थिंग। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग को फेवर किया जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में एक शेयर कैसे काम करता है, कि उसमें टेक्निकल मोमेंटम होना चाहिए, साथ में फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। अगर किसी स्टॉक के खाली फंडामेंटल अच्छे हैं और मान लीजिए वो टेक्निकल काम नहीं कर रहा है तो वो 3-4 साल तक काम नहीं करेगा और आपको हो सकता है कि वो 5 साल 6 साल तक बैठा रहना पड़ जाए। पर वहां पे अगर टेक्निकल्स भी साथ में अच्छे हैं, फंडामेंटल्स भी साथ में अच्छे हैं, तो उस शेयर में री रेटिंग होती है। री रेटिंग का क्या मतलब होता है कि किसी शेयर में अर्निंग्स बार बार अच्छी चल रही थी, मार्केट ने उसको देखा नहीं और अब मार्केट की जनरली उस पर नजर पड़ी, जैसे FII DII को उसमें कैटलिस्ट दिखा और उसके बाद उस शेयर में री रेटिंग हुई। तो रीसेंट एग्जांपल ऑफ री रेटिंग हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो है BSC का। वहां पे पहले अर्निंग्स थी, ड्यूपोली थी, दूसरा एक्सचेंज था कंट्री का, और उसके बाद उसमें अर्निंग्स भी आने लग गई, कैटलिस्ट आने लग गया। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैसे आप एक कंपनी को स्क्रीनर पे देख सकते हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत लोग बताते थे कि आप टर्म्स पे वीडियो बनाइए, तो आज इस वीडियो में मैंने मेजरली 4 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जो आप आगे जाके स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जैसा कि हमने इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो में बात किया था कि कैसे री रेटिंग की मदद से PE और जब EPS साथ में काम करते हैं, मतलब कि अर्निंग्स भी हो और मार्केट वो शेयर को एक अच्छे से वैल्यूएशन भी दे इन टर्म्स ऑफ PE मल्टीपल, तो स्टॉक में बहुत ज्यादा मूवमेंट आता है। बट बहुत बार अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट होती है वो भी हमने डिस्कस किया कि कभी कभी क्या होता है कि फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होंगे फिर भी PE मार्केट उसको इग्नोर करेगा बहुत टाइम तक, फिर एकदम जब ग्रोथ ट्रिगर्स दिखते हैं तो जैसा BSC में हुआ था कि PE भागता है और अर्निंग्स भी भागेगी। तो वो चीज के लिए हमको कुछ चीजें जाननी जरूरी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत टाइम से कोई पूछ रहा था कि आप सारे टर्म्स पे एक वीडियो बनाइए। तो इन जनरल मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाऊंगा। तो हमने एक रैंडम एग्जांपल लिया है कंपनी का मैथन अलॉय। इसका कोई रिलेशन नहीं है कि ये कंपनी में होल्ड करता हूँ या मुझे ये अच्छी लगती है, रैंडमली बिकॉज आई लाइक द बैलेंस इन टर्म टू एक्सप्लेन इट इजीली। तो वहां पे हम बात करेंगे। तो जैसे मार्केट कैप क्या होता है, कि मार्केट कैप होता है कि आज के टर्म में आप वो कंपनी को पूरा खरीदते हो, मैथन अलॉय आपको 3,500 करोड़ में मिलेगी। और वहां पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक का PE है 11.5 का। तो PE का क्या मतलब होता है कि अगर एक साल में कंपनी 1 रुपया बना रही है तो कंपनी कितने रुपए पे वैल्यूड है। तो यहाँ पे बता रहा है कि 11 टाइम्स 11.5 टाइम्स ऑफ द अर्निंग कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मान लीजिए कि अगर आप ये कंपनी बाय करते हो और शेयर मार्केट बंद हो जाता है और अगर प्रॉफिट के हिसाब से आप पूरी कंपनी ओन करते हो, फिर प्रॉफिट सेम ग्रोथ के हिसाब से कंपनी सेम प्रॉफिट करती है, तो 11.5 साल में आपको वो पैसा वापस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पूरा है। पर होता क्या है कि वो बहुत कांस्टेंट और वो बहुत अनलीनियर टर्म है, क्योंकि प्रॉफिट भी ऊपर नीचे होता है साइकिल्स के हिसाब से और मार्केट में प्राइस भी ऊपर नीचे होता है। और दूसरी चीज आ गई कि आपका करंट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स विल गेट यू मार्केट कैप। तो जनरली लोग एक मिस्टेक क्या करते हैं कि वो लोग ये देखते हैं कि ये शेयर जैसे 1100 रुपए का है तो ये महंगा हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए कंपनी ज्यादा शेयर निकाल देती है और इसको 3 रुपए कर देती है और 1,000 करोड़ शेयर निकाल देती है तो भी वैल्यू सेम रहेगी। तो मान लीजिए कि कंपनी इसके आधे शेयर ही निकालती है, मान लीजिए 1 करोड़ शेयर ही निकालती है और इस प्राइस को डबल कर देती है, कंपनी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है उससे। और दूसरा आता है सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, आपको ज्यादा चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। अब बेसिक आपको इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अंडरस्टैंड करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन वैल्यूएशन फैक्टर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक और चीज है इंडस्ट्री पी। इंडस्ट्री पी की इन जनरल इस सेक्टर की सारी कंपनी किस पी पे या कितनी वैल्यूएशन पे जस्टिफाइड है। तो बहुत बार क्या होता है कि कोई कोई लीडर होता है, जैसे कि मान लीजिए इंडस्ट्री में कोई लीडर है तो वो ज्यादा PE पे ट्रेड करेगा क्योंकि मार्केट इन जनरल एक्सपेक्ट करता है कि वो शेयर अच्छा करेगा और वो अपने पीएस के मुकाबले लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ बिजनेस दिखाएगा, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स दिखाएगा, तो वहां पे उसको ज्यादा वैल्यू मिलती है। दूसरा चीज आता है कि डिविडेंड यील्ड क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि आप, हमने जैसे इनिशियल वीडियो में पार्ट किया था कि वेल्थ क्रिएशन के एक्चुअली दो ही व्यूज हैं, या तो आप कैपिटल गेन से कमाएंगे कि आप शेयर 100 रुपए पे लेंगे और वो 1,000 2,000 पे जाएगा लॉन्ग टर्म में,
और आप उसको बेचेंगे। दूसरा होता है कि आप पैसिव इनकम से कमाएंगे। पैसिव इनकम स्टॉक्स में कैसे बन सकती है, वो है डिविडेंड यील्ड। तो बहुत बार, जैसे आज के टाइम पे तो नहीं, इन 1990s एंड 1980s, जब इनिशियल स्टॉक मार्केट वाज वेरी न्यू एंड बिफोर द अर्शन मेरा टाइम, कंपनी यूज टू गिव 10% डिविडेंड यील्ड, दे यूज टू ट्रेड एट 10 पी, मतलब तो वहाँ पे वो था। पर आज के टाइम में इंफॉर्मेशन एज भी है, उसके अलावा हम सबको वो सब अवेलेबल है जो एक अच्छे इन्वेस्टर्स को भी अवेलेबल है। जैसे ऐसा नहीं है कि ये मेथानॉलॉजी का जो आप नीचे जाके देखेंगे तो जो भी सर्कुलर आ रहा है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि हमको जो अलग करता है दूसरे लोगों से वो है आपका कन्विक्शन। और उसके अलावा दूसरी बात ये है कि आप उसको कैसे जज कर पाते हो। मान लीजिए कल मार्केट में किसी ग्लोबल इवेंट की वजह से 15-20% का करेक्शन आ जाता है, या एक्सटेंडेड वैल्यूएशन की वजह से भी 15-20% का करेक्शन आ जाता है, पर ये कंपनी के बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहां पे जिसको कन्विक्शन होगा कि आने वाले 6 महीने में, आने वाले 12 महीने में ये सेक्टर कैसे पैन आउट होता है, तो वो इसको होल्ड करेगा और मे बी ही विल ऐड मोर। बट वहां पे जिसको कन्विक्शन नहीं होगा वो बेच देगा। और दूसरा चीज आता है प्राइस टू सेल्स। प्राइस टू सेल्स मतलब इन जनरल क्या होता है कि मान लीजिए अगर कंपनी 1 रुपए की सेल्स कर रही है साल में, पूरे साल में, तो कितने टाइम वैल्यूड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.62 टाइम्स वैल्यूड है। तो हो सकता है कि कंपनी अराउंड अराउंड, आप क्वार्टरली नहीं देखें, ईयरली देखें तो 2000 करोड़ की सेल्स कर रही है, वहाँ पे 3 सवा 3 हजार करोड़ की वैल्यूएशन। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये तीन फैक्टर्स मैं क्यों ज्यादा देखता हूँ इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्राबेट, या बहुत बार सेक्टर पेसिमिज्म होता है तो वहाँ पे ये चीजें काम आती है। क्योंकि आप देखेंगे अगर आपको एक्सट्रीम साइकिल्स में जाके जज करना पड़ेगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं पी रेशो हो गया या प्राइस टू सेल्स हो गया, ये कैसे जस्टिफाइड होते हैं। तो एक और एग्जांपल मैं इससे पहले आपको दूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट के साथ साथ आप पी चार्ट भी देख सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज ये है कि ये एक सिक्लिकल सेक्टर है। जैसे स्टील अलॉयज में क्या होता है कि जनरली आपको टॉप पे, जनरली जब सबसे ज्यादा पी मिलेगा तब आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स भी मिलते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि होता क्या है कि ये कंपनी सिक्लिकल होती है, तो कुछ 3-4 सेक्टर इनको अच्छा प्रॉफिट होता है, कुछ 3-4 सेक्टर इनको नहीं होता है और लॉस होता है। तो आपको जनरली ये पी सबसे हाईएस्ट बॉटम पे ही मिलेगा। और उसका एक और एग्जांपल मैं दिखा सकता हूँ आपको कि आप यहाँ पे देखिए 2020 के आसपास और उसके बाद 2021 के आसपास इसमें 13 का पीई था। और वहीं हम प्राइस पे जाके देखें तो 2021 के आसपास ये, उसके बाद ये स्टॉक और ऊपर गया। और जब 2022 अप्रैल में, आप देखिए 2002 अप्रैल में यहाँ पे पीई बिल्कुल 5 पे आ गया वापस, तो वापस उस स्टॉक ने टॉप बनाया और उसके बाद वो स्टॉक गिरा। तो इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री भी आपको जज करना पड़ता है कि बहुत बार सिक्लिकल सेक्टर्स में आप लो पीई, ये आइसोलेशन में ये चीजें नहीं देख सकते हो, आपको इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर में क्या होगा वो देखना पड़ता है। और दूसरी चीज जो मैं इन जनरल आपको बताना चाहूंगा, बहुत बार क्या होता है कि इन इजीएस्ट सिंपलेस्ट टर्म आप चीजों को जज कर सकते हो। जैसे सबसे पहले अगर हम बैलेंस शीट में आए, तो ये कंपनी हमने याद किया था कि 3,500 करोड़ या 3,300 करोड़ के आसपास है। वहां पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर बोरेंस नहीं है, मतलब कर्जा बिल्कुल नहीं है। तो ना, अगर कर्जा कम होगा तो कंपनी को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा और उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वो कम होगा। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, नियरली 1300-1400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स है। तो ये यहाँ पे डिटेल में नहीं दिखा रहा है, तो ये कैसे आप डिटेल में देख सकते हैं, आपको जाना होगा कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में। एनुअल रिपोर्ट में होता है नोट्स टू अकाउंट, बैलेंस शीट में जाके नोट्स टू अकाउंट में आपको दिख जाएगा। और अभी ये कंपनी का सिलेक्ट करने का मेरा सबसे बड़ा रीजन क्या था, ये कंपनी अलॉय और स्टील सेक्टर में है। पर आप अगर इसके सर्कुलर जाके पढ़ते हो, ये जो सर्कुलर है, तो अभी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ दिसंबर कंपनी हैज बॉट, मतलब कंपनी ने ओपन मार्केट से 450 करोड़ के शेयर्स लिए हैं। अलग अलग कंपनी से एसबीआई के शेयर्स लिए हैं इन्होंने राइट्स के शेयर्स लिए हैं। तो इन्होंने 450 करोड़ के शेयर्स लिए हैं। अब होता क्या है कि अपन कैसे जज कर सकते हैं इसको कि 3,500 करोड़ की कंपनी है, उसके बाद इसमें 1300-1400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट है, मतलब कंपनी की वैल्यू का 40% तो इन्वेस्टमेंट में ही है। उसके अलावा अभी ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप देख रहे हो, 700 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, विच इज नियरली 20%। तो ये वैल्यूएशन पैरामीटर्स में बहुत अच्छी है। पर इसमें क्या है कि लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ नहीं आता, या कभी कभी जो इनकी साइकिल्स चलती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं चलेगी। अगर आपको इस तरह की वैल्यूड कंपनी एक लॉन्गर टाइम पीरियड साइकिल, जैसे जिसमें ग्रोथ 5-10 साल लगातार 20% में ग्रो हो जाए, तो वहाँ पे बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। और अब हम आएंगे पीएनएल पे। तो पीएनएल में तीन चीज़ें देखने वाली होती है। सबसे पहला होता है ओपीएम मार्जिन। ओपीएम मार्जिन क्या होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब जो भी सेल्स है उसमें से उसकी सेल्स करने की कॉस्ट, या तो रॉ मटेरियल हो गया
या उसके अलावा आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया। ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस से पहले का मार्जिन, मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंस सेल करने में अपना लगा है उसके ऊपर मार्जिन। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। अगर कंपनी ने मान लीजिए बोरोइंग कर रखी है, अगर कर्जा ले रखा है तो उस पर कितना इंटरेस्ट कंपनी दे रही है साल का, उसके ऊपर जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उन पे डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों के बाद कंपनी टैक्स भरती है, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकलता है। तो यहाँ पे ओपीएम पे क्यों फोकस करते हैं हम, कभी कोई भी कंपनी जज करते हैं तो ओपीएम दिखाता है एक बिजनेस की स्ट्रेंथ। ये चीज़ें इनवेरिएबल हो सकती है कि मान लीजिए कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए डेट लिया तो इंटरेस्ट पे किया, तो वहां से उसका थोड़े टाइम के लिए नॉन डायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो वहां पे होगा क्या कि वहां से उसका प्रॉफिट थोड़े टाइम के लिए कम हो जाएगा। पर ये चीज़ अगर कांस्टेंट है तो वहां पे इन जनरल आपका बिजनेस सही चल रहा है। और दूसरी चीज़ें क्या होती है कि आप यहाँ पे नीचे आके कैश फ्लो भी देख सकते हो। जनरली बहुत बार कंपनीज प्रॉफिट भले दिखाती है पर उनके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये सब में नेट कैश फ्लो कितना रहता है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप देख सकते हो कि नियरली इन्होंने इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं 3,000 करोड़ के, और इन्वेस्टमेंट बेचे हैं नियरली सेम वैल्यू के। पर वहाँ पे एक और चीज़ क्या हो रहा है, अगर आप नीचे आएंगे तो इन्होंने अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स में 1,000 करोड़ आउटफ्लो है, मतलब ये नियरली नियरली इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नियरली ये एक इन्वेस्टमेंट किया है। तो कंपनी स्टील या अपना जो भी मेन बिजनेस है उससे कमा के एक तरीके से बोल सकते हो कि कंपनी दूसरे शेयर्स खरीद खरीद के उसके लिए या तो कैपिटल गेन से कमाएगी या डिविडेंड से कमाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने इन जनरल 3 चीज़ें जानी। पहले कि शेयर कैसे वैल्यूड होता है, कि उसका पीई और उसके अर्निंग्स की वजह से जनरल होता है, और उसके बाद हमने ये जाना कि टेक्निकल पैरामीटर्स जब अच्छे होते हैं तो भली अर्निंग्स अच्छी नहीं हो तो भी शेयर चल पड़ेगा। और बहुत बार क्या होता है कि साइकिल्स की वजह से फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होते हैं कंपनी के पर मार्केट उसको वैल्यू नहीं देता, और जैसे ही मार्केट में वैल्यू देने लग जाए मार्केट उसको, और साथ साथ में अर्निंग्स भी आने लग जाए, तो शेयर री रेट होता है और उसके साथ साथ उसमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो हमने आज इसमें ज़्यादा टर्म्स नहीं सीखी क्योंकि मैं उसको बहुत सिंपल और साधारण टर्म्स में आपको समझाना चाहता था। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें मेजरली सीखी, वो है पी रेशो, उसके अलावा कैसे इन जनरल डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल में काम करेंगे, और कैसे एक बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कैसे देख सकते हो आपकी बोरोइंग्स कम है, उसके अलावा कितना परसेंट ऑफ मार्केट कैप उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितना परसेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो ये जनरली आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप बोरोइंग जो भी मान लीजिए बैंकिंग कंपनी है, बैंक है, उसमें आपको ये सब चीज़ें नहीं देखनी, क्योंकि उनका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है वो भी एक तरीके से उनकी बोरोइंग है, क्योंकि जो भी सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं वो वहाँ पे पैसा रख रहे हैं, तो वो कैश उनके लिए नहीं। तो वहाँ पे आपको इन जनरल अलग मार्जिन देखने पड़ते हैं, तो सेक्टर टू सेक्टर पर इन जनरल केमिकल हो गया या मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पावर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, तो इन जनरल जहाँ पे भी प्रोडक्ट बन रहा है कोई, तो इस तरीके से आप अगर कंपनी देखेंगे तो आपको हल्का सा आइडिया तो लगना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने जाना कि कैसे हम री रेटिंग स्टोरीज के बारे में जान सकते हैं, उसके अलावा कैसे नॉर्मली के स्टॉक काम करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो है तो आप उसे देख सकें। थैंक यू।